नमस्कार। अहमदाबाद में पिछले गुरुवार 12 जून को जो हुआ उसने वाकई सबको झकझोर कर रख दिया है। जी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का टेक ऑफ के फौरन बाद क्रैश हो जाना, ये ना सिर्फ भारत बल्कि मैं कहूंगी पूरी दुनिया के एविएशन समुदाय के लिए एक बहुत बहुत ही दुखद खबर है। बिल्कुल, ये एक ऐसी त्रासदी है जिसके निशान बहुत गहरे हैं। आज हम इसी दर्दनाक हादसे पर थोड़ी बात करेंगे, जो जानकारी अभी तक शुरुआती जांच और रिपोर्ट से सामने आई हैं, उसके आधार पर। हाँ, कोशिश करेंगे कि घटना के तथ्य, जो जांच चल रही है और इसके जो बड़े असर हैं उन्हें समझ सकें। जी। तो ये फ्लाइट थी बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। विमान भी कोई बहुत पुराना नहीं था, लगभग 12 साल। हाँ, बिल्कुल। और ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक की एक रेगुलर फ्लाइट थी। जी, नियमित उड़ान थी और हादसा हुआ टेक ऑफ के कुछ ही पलों में। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1:38 पर रनवे 23 से टेक ऑफ हुआ। और सिर्फ 36 सेकंड बाद ही विमान का संपर्क टूट गया। आप सोचिए, सिर्फ 36 सेकंड। हाँ। विमान मुश्किल से वो 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था। और फ्लाइट क्रू ने, जाहिर है बहुत तनाव में होंगे, उन्होंने मेडे डिस्ट्रेस कॉल भी जारी की थी। हाँ, मेडे कॉल की बात आई है सामने। उसमें क्या कहा गया था? उसमें साफ तौर पर पावर और थ्रस्ट, मतलब इंजन की जो ताकत होती है उसके लॉस होने की, उसके खोने की सूचना दी गई थी। और फिर विमान गिर गया रनवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर। जी, और गिरते ही उसमें भीषण आग लग गई। मंजर बहुत ही भयावह था। जान माल का नुकसान कितना भयानक रहा होगा, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत दुखद हैं। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे, यानी कुल 242 लोग। जी। इनमें से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। हे भगवान। सिर्फ एक यात्री, अविश्वसनीय लगता है पर हाँ, एक यात्री, विश्वेश कुमार रमेश, वो बच गए। अच्छा, कैसे? बताया जा रहा है कि वो शायद इम्पैक्ट से विमान से बाहर छिटक गए थे। उन्हें चोटें तो काफी गंभीर आई थी, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है उन्हें। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तबाही सिर्फ हवा में नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन पर भी इसका बहुत दुखद असर हुआ। वो हॉस्टल ब्लॉक जहां विमान गिरा, हाँ, वहां मेडिकल छात्र रहते थे, उनमें से भी कई हताहत हुए। कम से कम 38 लोगों की जमीन पर मौत की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर आंकड़ा 279 तक पहुंच गया है। जी, कंफर्म डेथ्स 279 है। ये बहुत बड़ी संख्या है। और पहचान की प्रक्रिया भी मुश्किल रही होगी आग लगने की वजह से। बहुत ज्यादा। आग इतनी भीषण थी कि कई शव बुरी तरह जल गए थे, तो डीएनए पहचानी एकमात्र रास्ता बचा था। 18 जून तक की जो खबर है उसके मुताबिक करीब 190 डीएनए सैंपल्स की पहचान हो चुकी है और 157 पार्थिव शरीर परिवारों को सौंप दिए गए हैं। जी। ये प्रक्रिया भी कितनी पीड़ादायक होगी परिवारों के लिए। निसंदेह। यानी AAIB वो इसकी पूरी 360 डिग्री जांच कर रहे हैं, मतलब हर एंगल से देखा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, ये एक बड़ी कामयाबी है। दोनों ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR, वो बरामद कर लिए गए हैं। ये जांच की रीड होते हैं। इनसे क्या पता चलता है, मतलब आम भाषा में अगर समझें तो? देखिए, CVR से तो कॉकपिट के अंदर की सारी बातचीत रिकॉर्ड होती है। पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, कोई अलार्म बजा, इंजन की आवाज कैसी थी, ये सब। अच्छा। और DFDR जो है वो विमान के सैकड़ों पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है, जैसे स्पीड, ऊंचाई, इंजन कैसे काम कर रहे थे, कंट्रोल्स की पोजीशन क्या थी, सब कुछ। तो इनसे हादसे से ठीक पहले क्या हुआ, इसकी पूरी तस्वीर बनाने में मदद मिलती है। पायलट की मेडे कॉल से ये तो साफ था कि पावर लॉस हुआ था। जी, वो पहला संकेत था। अब जो थ्योरीज आ रही हैं उसमें एक डबल इंजन फेलियर की बात है। हाँ, इस पर काफी चर्चा है। और इसका एक बड़ा कारण है विमान की रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसका अपने आप एक्टिवेट हो जाना। ये RAT क्या होता है? ये एक छोटा सा टरबाइन होता है जो हवा के जोर से चलता है। ये एक तरह का बैकअप पावर सिस्टम है। ये तभी डिप्लॉय होता है, मतलब बाहर निकलकर काम करना शुरू करता है, जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाएं या कोई बड़ी इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक फेलियर हो। तो इसका चालू होना ये बताता है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे। लगभग यही इशारा करता है कि विमान ने बहुत जल्दी अपने दोनों इंजनों की पावर खो दी। टेक ऑफ के तुरंत बाद ऐसा होना बेहद बेहद असामान्य है। और एक और बात चल रही है बोइंग 787 के मोर इलेक्ट्रिक सिस्टम की। क्या इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है? ये भी एक एंगल है जिस पर जांचकर्ता जरूर ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, 787 में ना कई चीजें जो पहले हाइड्रोलिक सिस्टम से चलती थी
वो अब बिजली से कंट्रोल होती है। अच्छा। तो अटकलें ये हैं कि शायद इसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आई हो जिसने इंजन कंट्रोल को मतलब सीधे इंजन को प्रभावित कर दिया हो। पर ये भी सिर्फ शुरुआती थ्योरी है, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। और क्या पहलू देखे जा रहे हैं, टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह? हाँ, वो भी देखा जा रहा है। क्या विमान का वजन, उस दिन का तापमान जो अहमदाबाद में काफ़ी गर्म रहा होगा, उसके हिसाब से फ्लैप्स की सेटिंग सही थी, कोई ह्यूमन एरर तो नहीं था, ये सब जांच का हिस्सा है। तोड़-फोड़ की आशंका? उसे भी रूल आउट नहीं किया गया है, हालांकि विशेषज्ञ इसे थोड़ा कम संभावित मान रहे हैं, पर जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। और क्योंकि ये अमेरिकी विमान था, बोइंग, तो अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मिल रही होगी। बिल्कुल। बोइंग कंपनी खुद, अमेरिका की FAA और NTSB ये सब AIB के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूके के एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ तक कि जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ था, जिन्होंने फ्लाइट को क्लियरेंस दी थी, उनके मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं फोरेंसिक जांच के लिए। एयरपोर्ट का CCTV फुटेज भी देखा जा रहा है। मतलब पूरी तरह से हर पहलू को टटोला जा रहा है। जी बिल्कुल। इस हादसे का भावनात्मक असर तो हम सोच भी नहीं सकते। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। एयर इंडिया ने उस रूट का फ्लाइट नंबर भी बदल दिया है, AI-159 कर दिया है। हाँ, ये अक्सर एयरलाइंस करती हैं ऐसी दुखद घटनाओं के बाद। और इसका आर्थिक असर भी बहुत बड़ा होने वाला है। बीमा दावे? जी, अनुमान है कि करीब 3,940 करोड़ रुपए, यानी लगभग $475 मिलियन के बीमा दावे होंगे। ये भारत के इतिहास की सबसे महंगी एविएशन त्रासदियों में से एक बन सकती है। तो कुल मिलाकर एक आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत विमान का इतना भयानक अंत, और जांच अभी कई दिशाओं में चल रही है। तकनीकी खराबी, मानवीय भूल, बाहरी कारण, सब कुछ संभव है। बिल्कुल। और जब तक जांच पूरी नहीं होती, कोई नतीजा निकालना ठीक नहीं होगा। इसमें वक्त लगता है, कई बार काफी वक्त लग जाता है। पर एक सवाल जो मन में उठता है वो ये कि 787 जैसा एडवांस्ड विमान, इतने सारे सेफ्टी फीचर्स, टेक ऑफ के कुछ सेकंड में ही ऐसे कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये घटना सिर्फ मौजूदा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर ही नहीं, बल्कि हम आधुनिक विमानों की इस बढ़ती हुई जटिल टेक्नोलॉजी पर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स पर, कितना निर्भर हैं और इसके क्या खतरे हो सकते हैं, इस पर भी सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। देखना होगा कि जांच के नतीजों से क्या सबक मिलते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। उम्मीद तो यही है कि हर हादसे से कुछ सीखा जाए और उड़ानों को और सुरक्षित बनाया जाए।